जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में दीर्घोत्तरीय प्रश्न का जो है सोल्व बताएं, कैसे सॉल्यूशन होता है उसका, समस्या का हल बताएंगे और कैसे सवाल का जवाब दीजिएगा। ये हमारा चैप्टर जो है एकाएक है भारत संसाधन एवं उपयोग भूगोल का। जी आपने सही सुना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या बताएंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो है जवाब बताएंगे। पहला सवाल आपका दिया रहेगा कि संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आप जवाब देने से पहले आपको सवाल को समझना होगा कि आखिर में हमसे सवाल कहता क्या है, तभी आप जो है ढंग से भूगोल का जवाब दे पाएंगे। सवाल दिया गया है कि संसाधन के विकास में, मतलब संसाधन का यदि आप विकास चाहते हैं, मतलब संसाधन बरकरार रहे, उसके लिए सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मतलब क्यों जरूरी है कि सतत विकास मतलब एक लगातार जारी होना चाहिए, संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है, ऐसा बताया गया है। तो कहता है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा मतलब लोगों के बीच, लोगों के मन में ऐसा क्यों रखना होगा कि हमें संसाधन को बचाना होगा, तभी हम संसाधनों का क्या करेंगे, विकास कर पाएंगे। संसाधन के विकास में अब समझ में आ गया होगा सवाल। अब इसका आंसर सुनिएगा। तो बताएंगे संसाधन मानव जीवन के क्या होते हैं, आधार होते हैं। देखिए संसाधन जो है हमेशा जो है मानव जीवन के आधार होते हैं, स्तंभ होते हैं। क्योंकि संसाधन नहीं होंगे तो मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि संसाधनों के बिना हमारा जीवन क्या है, मतलब असंभव कहा जा सकता है। मतलब हम संसाधनों के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे, लिखेंगे आंसर में, सबसे पहले बताएंगे कि संसाधन मानव जीवन के क्या होते हैं, आधार होते हैं। और बताइएगा कि उनके मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का सतत विकास बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए संसाधनों का विकास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मानव को ये लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है, यानी प्राकृतिक संसाधन जो है भगवान द्वारा दिया गया है, ऐसा मन में धारणा बनी हुई है। जिसके कारण क्या है, लोग अंधाधुंध कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं और संसाधनों का दोहन भी करते हैं, कोयला को ज़्यादा खपत करते हैं। इसलिए जो है सतत विकास की अवधारणा बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को ऐसा, मानव बताएंगे, क्योंकि इंसान के मन में ऐसा बैठ गया है कि यह जो प्राकृतिक संसाधन है ये भगवान द्वारा गॉड गिफ्टेड है। मतलब ये जो संसाधन जो है भगवान द्वारा दिया हुआ एक उपहार है और इस उपहार को हम क्या करेंगे, जब मन करे तब हम इस्तेमाल करेंगे, मनमौजी हो गया है। इसीलिए हम बताएंगे कि सतत विकास की अवधारणा बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी चीज़ है मुफ्त में मिलने की वजह से हमें अंधाधुंध क्या करते हैं, अंधाधुंध कटाई करते हैं और जिसके कारण क्या अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे समय पर वर्षा नहीं हो पाता है तो भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, ओजोन परत का क्षय हो जाता है, समय पर वर्षा नहीं होता है और होता है तो इतना वर्षा होता है कि मत कहिए। तो ऐसा इसे ये जो समस्याएं उत्पन्न होती है ये किसके कारण होता है, प्राकृतिक का दोहन छेड़छाड़ करते इसके कारण होता है। और बताएंगे पर्यावरण को नुकसान नहीं, यानी सतत विकास का मतलब क्या होता है समझिएगा। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ऐसा विकास जो टिकाऊ बना रहे और ज़िंदगी भर, मतलब जो है जीवन में आगे के लिए, इन फ्यूचर के लिए, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोग के लिए बच जाए। ऐसा नहीं कि हम इस्तेमाल कर लिए उसके बाद कुछ भी ना बचे, आने वाली पीढ़ी जो है भूखे मरे, ऐसा नहीं। संसाधन सतत विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास कीजिए जिसके तहत आने वाले पीढ़ी जो होंगे, आने वाले जो बच्चे होंगे, उस संसाधन का उपयोग वो भी कर सकें और हम भी कर सकेंगे। और विवेकपूर्ण तरीके से जब करेंगे तो इसी अवधारणा को क्या कहते हैं, सतत विकास। तो संसाधन के अतः हम कह सकते हैं, इन्हीं सब कारणों से कहेंगे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और यदि होता है तो उसका भरपाई करेंगे। जैसे एक वृक्ष को हम काट लिए तो उसके जगह दूसरा वृक्ष को लगाएंगे तो इससे क्या होगा, संसाधन जो है पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, जिससे भावी पीढ़ी भी मतलब इसका लाभ ले सकेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सतत विकास में जो है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा काफ़ी बहुत जरूरी है। तो बताइएगा कि संसाधन के विकास में जो है संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से लिखिएगा तो आपका जो है नंबर नहीं काटे जाएंगे। बताइएगा कि संसाधन मानव जीवन के आधार होते हैं और संसाधन जो मानव जीवन के आधार होते हैं, इनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें संसाधन का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। और इनका यदि मान लीजिए अत्यधिक दोहन करेंगे और संसाधनों का विकास, सतत विकास बहुत ही जरूरी है। क्योंकि संसाधन जो है ऐसा लगता है, मानव को ऐसा लगता है, बताएंगे
बताएंगे कि मानव के मन में एक अभिधारणा बनी हुई है कि प्राकृतिक संसाधन जो है क्या है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान के द्वारा दिया गया एक उपहार है जिसका हम मन चाहे उपयोग कर सकते हैं, जब मन चाहे तो हम उपयोग ना भी कर सकते हैं। तो यह जो मिथ्या बनी हुई है, ये जो गलत बात है, तो बताएंगे कि यानी यही सब के कारण जो है, इन सब के कारण इंसान जो है अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं, जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। अंधाधुंध खनिजों का दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमें सतत विकास को अपनाना होगा, सतत विकास की धारणा को मानना होगा। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, बल्कि वर्तमान पीढ़ी में नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम दे, वैसे विकास को सतत विकास कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधनों के विकास में सतत विकास बहुत ही जरूरी है, सतत विकास की अवधारणा बहुत ही जरूरी है। इस सवाल का जवाब क्लियर हुआ। और ज़्यादा नहीं, आप 10 लाइन भी लिख देते हैं तो आपका दीर्घ उत्तर ये परिपूर्ण हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया सवाल रहेगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना के आधार पर, मतलब जो है कौन कौन इसका मालिक है। तो स्वामित्व के आधार पर बताएंगे, स्वामित्व का मतलब होता है किसी क्षेत्र का मालिक। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। तो बताएंगे, हेडिंग पहले बनाइएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विविध स्वरूप 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला बताइएगा, पहला लिखिएगा व्यक्तिगत संसाधन। ये क्या होता है? पर्सनल होता है। व्यक्तिगत संसाधन के बारे में बताएंगे, एक वैसा संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का, किसी खास व्यक्तियों का अधिकार होता है, जिस पर जो है सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, परंतु सरकार उस पर टैक्स लेती है। सरकार उनको उन सब संसाधनों का उपयोग के बदले हम क्या करते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं। जैसे मान लिया हमारा घर हो गया, खेत हो गया, बगीचा हो गया, इन सब चीज़ों पर सरकार क्या लेती है? टैक्स लेती है। तो जो है टैक्स लेती है, इन सब वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत संसाधन का अर्थ होता है कि एक वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का जो है अधिकार होता है और जिस पर सरकार का अधिकार तो नहीं होता है, परंतु सरकार को टैक्स देना पड़ता है, सरकार को जो लगान चुकानी पड़ती है, ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे बताएंगे घर, बगीचा, उपवन और जो हमारा हो गया खेत, भूखंड, ये सब क्या है? हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा प्रकार बताइएगा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? एक वैसा संसाधन जिसमें पूरे समाज वर्ग के लोगों का अधिकार होता है। मतलब एक ऐसा वस्तु होना चाहिए, एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जिस पर सभी लोगों का अधिकार होना चाहिए। जैसे मंदिर, मस्जिद किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है, लेकिन पूरे समुदाय का है, पूरे समाज का है। बोलेंगे एक वैसा संसाधन जिसका उपयोग जो है सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, सभी एक समुदायों के लिए। यानी बोलेंगे एक वैसा संसाधन जिसमें पूरे समुदाय वर्ग का जो है अधिकार होता है, वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे हम बात करें जो है सामुदायिक संसाधन में आ गया मंदिर, मस्जिद, खेल का मैदान। मंदिर हो गया तो मंदिर सभी समुदाय के लिए है, और जो मस्जिद हो गया तो ये जो है जितने भी धर्म के लोग हैं सभी यूज करेंगे। और खेल का मैदान भी, इसमें भी किसी का अधिकार नहीं होता है, पूरे समाज का वर्ग का अधिकार होता है। वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। और तीसरा बताएंगे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? कानूनी तौर पर उपलब्ध संसाधन। जितने भी, मतलब आपका घर ही क्यों ना हो, आपका खेत ही क्यों ना हो, आपका जो है खरीदा हुआ सामान ही क्यों ना हो, यदि कानूनी तौर पर उस सरकार के अंतर्गत आ गए तो उस पर सरकार का दायित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है, और सरकार उस पर जो है अधिकार करेंगे। तो बताएंगे एक वैसा संसाधन जिस पर सरकार का अधिकार होती है, और कानूनी तौर पर जो सरकार कानूनी तौर पर उपलब्ध देश में जितने भी संसाधन होते हैं, वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। मतलब राष्ट्र की संपत्ति को राष्ट्रीय संसाधन कहिएगा। अब जैसे ट्रेन हो गया, ट्रेन की पटरी हो गया, ये सब क्या राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे, जिन पर क्या है सरकार का अधिकार होता है कानूनी तौर पर। मतलब अगर जो कानून की बात करें तो किसका अधिकार होगा? सरकार का। वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में बताइएगा, जैसे में बताना है, जैसे में बताइएगा राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। जैसे मान लिया हमारा ट्रेन हो गया, और उसके बाद जो है और सरकारी हॉस्पिटल हो गए, सरकारी स्कूल हो गए, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगला चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो तट रेखा से 200 किलोमीटर छोड़ करके जितने भी संसाधन होते हैं, समुद्री एरिया में जाइएगा तो 200 किलोमीटर छोड़ करके जितना भी एरिया आएगा वो सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। उस पर सभी देशों का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, सभी देशों का अधिकार
होता है और इसका यदि हम उपयोग करना चाहेंगे, इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे तो सभी देशों की अनुमति होनी चाहिए। तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तटरेखा से 200 किलोमीटर छोड़ करके जितनी भी संसाधन होते हैं, उपलब्ध संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और इसका संसाधन का उपयोग यदि करना रहे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अनुमति से ही करेंगे, ऐसे हम अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते हैं। वैसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अब आएगा एक क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी बारे में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आपका काम देगा। सवाल रहेगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताइए। टिप्पणी का मतलब कुछ बात बताना उसके अंतर्गत, तो बताएंगे टिप्पणी करना है तो बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या बोला? पृथ्वी सम्मेलन का मतलब, सम्मेलन का मतलब होता है जहाँ लोगों का मिलन, उसको सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोग एकजुट होते हैं, जहाँ लोग जो है किसी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं, सभा लगाते हैं, वैसे उसी को क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। और यहाँ चल रहा पृथ्वी सम्मेलन, तो दुनिया के लोग जाएंगे और धरती के जितने भी लोग हैं, जो महान महान लोग हैं, वो गए थे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बताएंगे। इसका आयोजन कब हुआ था? तो 3 से 14 जून जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील में एक स्थित प्रमुख शहर है रियो डी जेनेरो। बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 में हुआ था। और जो कहाँ बुलाया गया था? रियो डी जेनेरो में बुलाया गया था। ये कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील में पड़ता है। और ब्राज़ील में पड़ता है, ये अटलांटिक महासागर के निकट स्थित है। बताएंगे रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश का एक प्रमुख शहर है रियो डी जेनेरो। वहाँ बुलाया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और क्यों बुलाया गया था? तो बताएंगे इसमें 178 देश भाग लिए थे। इसमें जो है 178, लगभग 245 देश कहा जाता है कि धरती पर देश है, तो लगभग 245 देश में से 178 देश भाग लिए थे। और सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जैसे तापमान में लगातार वृद्धि होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। एक लेयर बना होता है जो सूर्य के तापमान को सोखता है, लेकिन इतना नहीं, मतलब काम चलाव के लिए सोखता है ताकि टेम्परेचर बना रहे, लेकिन ज़्यादा तापमान बढ़ जाते हैं धरती को, उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब कुछ ऐसे गैसी होती है, कुछ ऐसा जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसके कारण, जैसे जितने भी जीवाश्म ईंधन का हम प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या जीवाश्म ईंधन है। तो जितने भी जीवाश्म ईंधन का हम प्रयोग करते हैं, उनसे जो तापमान निकलती, टेम्परेचर जो गैस निकलती है, उन सब चीज़ों से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और धरती का भूमंडलीय तापमान बढ़ता है। यानी धरती का तापमान बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, कहा जाए तो। सॉरी। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, और जंगलों की रक्षा के लिए, वनों के संरक्षण के लिए, और जैव विविधता को बचाने के लिए बात कही गई है। मतलब लोग जो है यहाँ पर क्यों जमा हुए थे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में? तो 178 देश भाग लिए थे और वहाँ जा कर के बातचीत रखा गया कि कैसे धरती को सुरक्षित रखा जाए और धरती को कैसे टेम्परेचर, तापमान से बचाया जाए, और किस तरह से जंगलों को बचाया जाए, और किस प्रकार से जो है जैव विविधता, मतलब जंगल में रहने वाले प्राणियों को और जीव जंतुओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। इन सब बातों की चर्चा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील शहर में हुआ। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। उम्मीद करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आद हो गया होगा। चलिए अब दूसरा है हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? इसका आयोजन जो है 23 से 27 जून 1905 वर्ष बाद हुआ था। 92 5 97, याद रखिएगा। ये हमारा AB जून में हुआ था। AB जून में 23 से 27 जून 1997 में हुआ था। 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ये न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क में पड़ता है। और यहाँ भी बताएंगे इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क को सपनों का शहर भी कहा जाता है। और ये अटलांटिक महासागर, ये भी अटलांटिक महासागर के निकट ही स्थित है, और ये भी अटलांटिक महासागर के निकट ही स्थित है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया क्यों भाई? ग्लोबल वार्मिंग के जो फिर से बात रखे के लिए। तो जो है आयोजन हुआ 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जो है मूल्यांकन के लिए कि मतलब कितना सुधार हुआ है, 5 साल में जो बात कही गई, क्या उसका अनुपालन हो रहा है, क्या उसका पालन किया जा रहा है या नहीं। तो उन सब बातों को जिक्र करने के लिए पुनः बुलाया गया। कब? 5 साल बाद। कहाँ बुलाया गया? तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर जो है न्यूयॉर्क में बुलाया गया। 23 से 27 जून 1997 ईस्वी में। ये अटलांटिक महासागर के बगल में स्थित है। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। और बताएंगे कि ये 5 साल बाद बुलाया गया था, और इसे +5 सम्मेलन, इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं। कब हुआ? तो 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को। और उसमें बताएंगे 3 से 14 जून 1992 ईस्वी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और उसके बाद
तृतीय पृथ्वी सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन ऐसे भी कोई चीज़ देखिए बार बार होता है, बार बार 3 बार। हम लोगों के देहात में कहावत भी है बार बार 3 बार, तो सच में 3 बार देखिए यहाँ भी बुलाया गया है, 3 बार पृथ्वी सम्मेलन को बुलाया गया है। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और बताएंगे एक ग्लोबल सिटी भी इसके गोल्डन सिटी भी कहते हैं इसको। अब बताएंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है, इसका आयोजन 10 वर्ष बाद हुआ था। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद हुआ था। कब? 2002 में हुआ था। जो 10 वर्ष के बाद 26 अगस्त यानी 26 अगस्त से 4 सितंबर तक चला, और इसका जो है 2002 में हुआ था। इसका आयोजन बताएंगे 2002 में जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग में हुआ था। और पर्यावरण संबंधित जो है 150 धाराएँ बताई गई थी, 150 धाराएँ जो है बताया गया इसके बारे में, और कोई परिणाम नहीं निकला, इसका कोई फायदा नहीं हुआ तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है 6 गैसें जो है बताएंगे, और बताएंगे जो कोई परिणाम नहीं निकला। और विश्व से लगभग 2000 लोग यहाँ क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे, भाग लिए थे। इसमें बताएंगे इसमें 178 देश भाग लिए, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया, और इसका कोई परिणाम नहीं निकला, इसका कोई रीज़न और कोई कारण नहीं पता चला। अंत में जो है प्रथम तृतीय पृथ्वी सम्मेलन को समाप्ति शुरुआती कब हुआ था? 2002 में बुलाया गया था। चलिए अब ध्यान रखिएगा, एक आपसे पूछा जाएगा क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या होता है? जापान का एक क्योटो शहर है, जापान का एक क्योटो शहर है। क्योटो सम्मेलन के बारे में बताएंगे। ये दिसंबर 1997 ईस्वी में जो है आयोजन किया गया इसका। और पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए क्या है? जापान के क्योटो शहर में इसका जो है सम्मेलन बुलाया गया। क्योटो सम्मेलन बार बार हम कह रहे हैं सम्मेलन का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग मिलते हैं, लोगों के मिलन को सम्मेलन कहते हैं। जहाँ लोग मिलते हैं उसको सम्मेलन कहते हैं, और जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। याद रखिएगा, जहाँ 1 से 2 नदियाँ आपस में मिलती है उसको संगम कहते हैं। नदी के तट को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। और जहाँ अधिक लोग मिलते हैं, लोगों के मिलन को सम्मेलन, और जहाँ नदियों का मिलन उसको संगम कहते हैं, जहाँ लोगों का मिलन उसको सम्मेलन कहते हैं। तो क्योटो सम्मेलन कहाँ बुलाया गया सर? तो याद रखेंगे क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में। कब सर? तो दिसंबर 1997 में। किस लिए सर? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, उन सब पृथ्वी सम्मेलन से जो बात रखी गई थी, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो क्योटो सम्मेलन बुलाया गया, जापान के क्योटो शहर में बुलाया गया। और जापान को याद रखिएगा, जापान को उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है। जापान को उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है। और इसका याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका को गोल्डन सिटी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को क्या कहते हैं? गोल्डन सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे इसमें 159 देश 159 यानी 159 देश भाग लिए थे। कितने देश? 159 देश भाग लिए थे। और जब भाग लिए तो इसमें क्या मुख्य उद्देश्य निकला कि इसमें पता चला कि 6 गैस जो है काफ़ी जो हानिकारक है, और ग्लोबल वार्मिंग को यानी पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में 6 गैसें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला गैस का नाम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, और जो है CH4 मीथेन गैस, और बताएंगे N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो है HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोकार्बन, और सल्फर हेक्साक्लोराइड। पहला का नाम बताइएगा कार्बन, और दूसरा का नाम था मेथेन, और तीसरा था नाइट्रोजन ऑक्साइड, और चौथा था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और अगला 5वां फ्लोरोकार्बन, और छठा था सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये 6 गैस थे जो काफ़ी जो है, इन सब क्या है, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। तो इन सब चीज़ों को जो है यानी इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, लोगों को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन बुलाया गया था। और इसे कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन, दुनिया का विश्व पर्यावरण सम्मेलन इसे कहा जाता है। विश्व पर्यावरण सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये था हमारा क्योटो सम्मेलन। ये था हमारा क्वेश्चन जो है भारत संसाधन एवं उपयोग का दीर्घ उत्तरीय सवाल। और आप लोग को लगता होगा कि दीर्घ उत्तरीय सवाल बहुत जटिल होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार बस सुनने का प्रयास कीजिए, हम आपको जो है दिमाग में सीधे छेद करके डाल देंगे, और भेजा से बाहर एक भी वादा करते हैं कि नहीं निकलेगा। इस तरीका से आप पढ़िएगा समझते हुए, तो आपको कुछ नहीं लगेगा। दीर्घ उत्तरीय हो या तो लघु उत्तरीय हो, आपको जो है SST जो है सोशल साइंस ज़्यादा हार्ड लगता है, तो लिखने में आप तरीका पकड़िए कि किस तरीका से लिखना है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है, और अब की बार 450 पार लाना है, और घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर जो तरीका से लिखिएगा तो आपको नंबर भी मिलेंगे, और आंसर भी दिए जाएंगे, और आपको अच्छा भी माना जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, और यदि अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाइए। जय हिंद सभी को, आपका दिन शुभ हो। बाय।